कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम एक ऐसी बड़ी शख्सियत को आपके सामने लाए हैं जो कि एक बहुत जाने माने सिनेमा एंड थिएटर के क्रिटिक तो हैं ही, एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं और करीबन 30 साल या 3 दशकों से ऊपर इनका जो रहा बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे जर्नलिज्म में, सिनेमा में, थिएटर में। उसके नाम से एक बहुत बड़ा इन्होंने नाम कमाया, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम हो गया है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान की जो विरासत 5000 साल की जो हिस्ट्री है और खासकर इसकी कल्चर जो है, तहजीब जो है, ये बड़ा पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। और हमारी एक सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं, और सॉफ्ट पावर जो है म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, सिनेमा, तहजीब, विरासत, विरसा, ये तमाम चीजें जो हम बोलते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत या शक्ति या सॉफ्ट पावर है। और इसके अंदर अगर हम लें तो हमारा थिएटर और फिल्म को लेते हैं तो बॉलीवुड हमारा नंबर 1 पूरी दुनिया में एक नाम बोला जाता है। वो कहते हैं कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी हिंदुस्तान हमारा। सर मोहम्मद इकबाल साहब ने ये खूबसूरत शेर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के कॉन्टेक्स्ट में। और सबसे पहले अजीत राय जी को जब हम वेलकम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक छोटी सी फिल्म आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में जब वो घूमे अपने काम के सिलसिले में तो कितने अच्छे अच्छे लोगों से उनको मुलाकात रही, मुतासिर हुए। उन्हीं बातों का आज जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम छोटी है फिल्म देखते हैं। Mr. Ajit Rai. Mr. Ajit Rai is one of the leading film and theatre critic and culture journalist of India, with wide and vast experience of more than 30 years in almost all leading newspapers, reputed journals and electronic media, as well on cinema, theatre, literature and cultural discourses. He is writing a book on Hinduja family and Indian cinema. It's a global journey of about 1200 Hindi films introduced to world by Hinduja family. Cannes Film Festival, the most prestigious festival in the world, granted Ajit Rai the top priority press badge, considering him as one of the most important film critic of the world. Mr. Ajit Rai is founding editor Drishantar, a monthly magazine of cinema, TV, culture and media by Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Ajit Rai has made a world record in film festival in Cannes Film Festivals 2018. He has been invited by President of Iran in 2012 as a special guest in New Horizon of Film Festival Tehran. He is pioneer in personality journalism in India in 1995 in India Today magazine. He has been invited to deliver lecture on Indian culture, theatre, cinema and society by United Nations UNO New York, British Parliament London, President House Tehran Iran, Uppsala University Sweden, Bollywood Film Festival Oslo, Norway Indian Film Festival Berlin Germany and Moscow Russia, Dubai UAE Indian Embassy, UNESCO Paris France and many more. Mr. Ajit Rai is one and only who has been invited in Nobel Peace Prize ceremony Oslo, Norway in 2014. बहुत बहुत स्वागत है अजीत राय जी आपका आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और बहुत खुशी हुई है कि बोलते आईने जो प्रोग्राम है इसमें हम बड़ी शख्सियत लाते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, सिंगर्स हो, थिएटर के लोग हों, वगैरह वगैरह।
लेकिन आपकी एक फील्ड है, वो तमाम चीज़ों का एक समावेश करती है और इसमें सिनेमा और थिएटर सबसे इम्पोर्टेंट हैं और जर्नलिज्म तो है ही। आपका नाम हमने बहुत ज़मानों से सुन रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही, लेकिन विश्व पटल पे जो आपने एक रोल अदा किया है अजीत राय जी, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बोलते आईने की दर्शकों की तरफ से, तमाम हमारे जितने दर्शक हैं, क्योंकि आपका जो काम है, वो बहुत बोलता है और बोलते आईने के अंदर आपका हम स्वागत करते हैं। हमें पता चला है अजीत राय जी कि जब हम बायोग्राफी आपकी देख रहे थे और तमाम आप पे रिसर्च जो कर रहे थे, रिसर्च के दरमियान हमें नज़र आया कि बिहार में शायद आपका शुरुआती बचपन बीता और बाद में दिल्ली, और दिल्ली में काफ़ी दिनों से आप रह रहे हैं और उसके बाद तो पूरी दुनिया में ना जाने कहाँ-कहाँ घूमे हैं। उसको तफ़सीलात करने के लिए हम बड़ी जल्दी आते हैं। लेकिन सबसे पहले बताइए कि रंगमंच, सिनेमा, फ़िल्म, इन तमाम चीज़ों को, और ये जर्नलिज़्म है बल्कि, तमाम चीज़ों को आप समावेश करके जब आप जी रहे हैं और इतना बड़ा नाम कमा चुके हैं, ये एक छोटी ब्रीफ जर्नी जो है, मुख्तसर से या संक्षेप में हमारे सबके सामने आप पेश कीजिए कि कैसा सफ़र रहा है? देखिए, पता नहीं क्यों मैं जिस गांव में मैं पैदा हुआ, वो बिहार का बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। ओके। ये यूपी बिहार के बॉर्डर पर बक्सर जिले का डुमरांव शहर और डुमरांव से 8 किलोमीटर दूर एक कसिया नामक गांव था। लेकिन मैं भी खुद चकित हूं कि उस गांव में मैंने विद्या की, इंटेलिजेंट की, पढ़ाई लिखाई की दूर दूर तक रोशनी नहीं थी। वो एक अजीबो गरीब गांव था जहां बिजली नहीं थी और बहुत बाद में बिजली गई तो हम लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। अच्छा। और कई बार मैं किताबें लेकर टॉर्च की रोशनी में हम लोग खेत के बीच में जाकर लिटरेचर पढ़ा करते थे। उस जमाने में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता हो या अज्ञे की शेखर एक जीवनी, लेकिन हमारे घरों में लिटरेचर को बहुत खराब माना जाता था और वो राइफलें चलती थी, बंदूकें चलती थी, लोगों के मर्डर होते थे और अजीबो तरह का एक सामंती और जंगली माहौल था। लेकिन पता नहीं किस संस्कार से, हो सकता है मेरे पूर्वज, मेरे ग्रैंडफादर और उन लोगों ने के संस्कार से मुझ में पढ़ने लिखने की बड़ी इच्छा थी और मैं कभी भी सेकंड क्लास पास नहीं हुआ। मैंने 2 विषयों में मास्टर डिग्री ली है, जैसा कि आपने बायो में देखा। हाँ। और साइकोलॉजी में सबसे पहले मैंने मास्टर डिग्री ली, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, और मैं यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में रैंक हुआ। दूसरा मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से मैंने मास्टर डिग्री ली, फिर मैं यूनिवर्सिटी में टॉप में गया। मैंने 4 डिप्लोमाज किए, फिर FTII से और बाकी जगहों से, और इतने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए। फिर भी तो उस समय पढ़ने की एक ललक थी। तो मैं लगभग आपको बताऊं कि मेरी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा। मैं 5000 किताबें पढ़ चुका हूँ, 5000 फिल्में देख चुका हूँ, 5000 प्लेस देख चुका हूँ और 5000 मेरे आर्टिकल, 5000 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। तो गांव से सफर शुरू हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी में ये सारा मैजिक यूनिफेस्ट से शुरू होता है, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल से। जिंदगी में पहली बार मैं आपसे मिला था विश्व भारती में, जब ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हुआ था। 1989 दिसंबर का समय था वो, मुझे याद है। अच्छा। और मैंने पहली बार दही में रसगुल्ला मिलाकर खाते हुए लोगों को देखा था। अच्छा। और आप वही थे और मैं नवभारत टाइम्स पटना के लिए काम करता था और मैंने आपका इंटरव्यू किया था जी। लेकिन इंटरव्यू तो चलिए आपसे मिलने का एक बहाना था जी। लेकिन उस समय जो विश्व भारती में मैंने संस्कृति का और कल्चर का रूप देखा, मेरी आंखें खुल गई। तो वो मेरे जीवन का फर्स्ट स्टेप इनटू द कल्चर था। उसके पहले मैं एक जंगली माहौल में जी रहा था। उससे पहले और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मगध यूनिवर्सिटी से। मगध यूनिवर्सिटी में कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जमाने के बाद 5-10 साल बाद कोई कल्चर की टीम मेरे कहने पर वहां भेजी गई थी और मुझे यूनिवर्सिटी का कल्चरल सेक्रेटरी बनाया गया था। अब विश्व भारती से लौटने के बाद मैंने सोचा कि अपने गांव के कॉलेज में एक इंटर कॉलेज कल्चरल इवेंट किया जाए। ओके। और वहां मैंने एसपी से, डीएम से, चूंकि पत्रकारों की बड़ी कद्र होती है, जो पिछड़ा हुआ समाज होता है वहां जर्नलिस्ट की बड़ी पावर होती है। उसके लिए सारे दरवाजे मंत्रियों के और अफसरों के खुल जाते हैं। तो मेरी कोशिश से कॉलेज तक जाने की सड़क कलेक्टर ने बनवा दी और एक मिनिस्टर हमारे रिश्तेदार थे, उनको मैंने बुला लिया और बहुत बड़ा कल्चरल एक इवेंट हुआ यूनिफेस्ट के मॉडल पर, जो यूनिफेस्ट में होता था। अच्छा। वही मैंने डुमरांव जैसे एक छोटे से पिछड़े से इलाके में, जहां कल्चर की रोशनी नहीं थी, वहां मैंने कर दिखाया। 2 साल तक हम लोगों ने समाधान नाम से किया था।
अच्छा। 91 और 92 में। 92 में फिर मैं नोवा टाइम्स में सिलेक्ट हो गया था और वहां काम कर रहा था पटना में, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी अखबार था और टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे मॉडर्न अखबार था उस जमाने में। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन जल्दी ही मेरे गांव के लोगों को, मेरे पिताजी को और मेरे एमएलए एमपी को प्रॉब्लम होने लगी। उसमें क्या था कि हम लोग चूंकि एक दबंग बैकग्राउंड से आए थे, तो मैं डरता नहीं था किसी से, क्योंकि हमें कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो रिश्वत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, एमपी एमएलए के खिलाफ खबरें छपने लगी। उसके बाद तहलका मच गया और एमपी एमएलए ने मेरे फादर से शिकायत की कि आपका बेटा आवारा हो गया है, वो जर्नलिज्म कर रहा है। क्योंकि आज भी डेविड भाई आप देखिए तो हमारे एक पूरे पिछड़े इलाके में जर्नलिज्म को काम नहीं माना जाता। मतलब 20 साल जर्नलिज्म करने के बाद, सारी दुनिया घूमने के बाद भी मेरे पिताजी ये पूछते थे कि तुम ठीक है अखबार में लिखते हो, लेकिन तुम करते क्या, ये बताओ। अब मेरे सामने मैं कैसे उनको बताऊं लोगों को कि जर्नलिज्म अपने आप में एक जॉब है, एक करियर है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन। उनके लिए एसपी, कलेक्टर, बाबूगिरी, टीचर, यही सब नौकरियां थी जिसमें लोग मानते थे जी। तो वहां से निकलकर मैं पटना गया और पटना के बाद मैंने एक बीबीसी से एनसीईआरटी के डायरेक्टर मिस्टर मल्होत्रा थे उस जमाने में, उनका एक इंटरव्यू सुना। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जो लोग गाइडेंस काउंसलिंग और साइको एनालिसिस की ट्रेनिंग लेते हैं एनसीईआरटी में, उनकी तुरंत नौकरियां लग जाती हैं दिल्ली में, क्योंकि डिमांड बहुत है और सप्लाई कम थी। अब मैंने तय किया कि मुझे साइकोलॉजी में ही मास्टर डिग्री करनी है। अब सिर्फ इसलिए कि एंटोन चेखव रशियन राइटर की एक कहानी है थ्री सिस्टर्स, जिस पर बहुत प्लेज हुए हिंदुस्तान में। उसमें मेरे दिमाग में था कि 3 बहनें अपने गांव में हैं और अपनी जिंदगी की घुटन से परेशान हैं। उनको लगता है कि एक दिन वो मॉस्को पहुंच जाएंगी, क्योंकि मॉस्को उस जमाने में उनके लिए फ्रीडम का एक सिंबल था। मेरे लिए फ्रीडम का सिंबल दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली ही एक ऐसी जगह थी जहां शिक्षा, कल्चर, राजनीति, मीडिया, सब चीज का केंद्र थी। और मैं दिल्ली कैसे आ सकता था, जबकि एडमिशन हो जाए तो आ जाऊं। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिर बाद में साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ली, फिर बाद में वापस मगध यूनिवर्सिटी गया, फिर इलाहाबाद आया। फिर ऐसे करके मैंने एक टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट दिया। उस टेस्ट में 30-40 हजार लोग बैठे थे और केवल 20 लोगों का सिलेक्शन होना था। और उस जमाने में मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। जी। तो लेकिन कानून था कि मैं हिंदी में एग्जाम दे सकता था। तो हो सकता है कि मैंने बहुत उम्दा हिंदी लिखी हो और एग्जामिनर को समझ नहीं आई हो, तो वहां भी मैं टॉप कर गया उस टेस्ट में। और फिर मेरा एडमिशन एनसीईआरटी में हो गया। और दिल्ली आते ही मेरी दुनिया एकदम से 7वें आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं आया होता तो मैं इतना कुछ करने का मुझे अवसर नहीं मिलता जितना मैं कर गया। और वहां भी चूंकि आप जानते हैं कि जिंदगी में जब भी आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी जिस तरह से पैसों की बर्बादी हो रही थी, और एनसीईआरटी 12 एजुकेशन की संस्था थी, और यहाँ जिस तरह से एक एलिट एजुकेशन के लिए सारा था, तो मैंने एक रिपोर्ट लिखी और वो नोवा टाइम्स में प्रोमिनेंटली छप गई। उस पर संसद में चर्चा हो गई। अब पार्लियामेंट में चर्चा हो गई तो एनसीईआरटी के सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया और उसने मुझे काफी डांटा। और उसने मुझे कहा, मिस्टर गणेशन था, उसने मुझे कहा कि यू डोंट नो, यू आर स्पॉइलिंग योर करियर। तो मैंने भी कहा कि मिस्टर गणेशन, हाउ कैन यू से दिस? That how can you predict about my career? My career will be something else. तो भविष्यवाणी कर दी। उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी में मुझे यूजीसी की फेलोशिप मिली हुई थी, सीनियर फेलोशिप। उस समय 1800 रुपये मिलते थे, रिसर्च फेलोशिप बहुत प्रेस्टिजियस थी। और वो फेलोशिप मैंने बीच में छोड़ी और नोवा टाइम्स ज्वाइन कर लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ से हुआ कि बिहार से निकलकर और हम लोग यहाँ तक आ गए। तो बिहार से निकलकर दिल्ली आने में सबसे ज्यादा योगदान इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का है, यूनिफेस्ट का। मैंने शांति निकेतन में, और दूसरा उसके जस्ट बाद 90 में जो फेस्टिवल हुआ था वो बहरामपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। और बहरामपुर यूनिवर्सिटी में पटना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शंकर प्रसाद गजल गा रहे थे, आप गजल गा रहे थे, और इतने सारा माहौल मैंने देखा था। तो मुझे बहुत कुछ याद है, वो सारा कुछ। तो अजीत राय जी, यहाँ पे मैं आपसे चंद लम्हात चाहूंगा, क्योंकि जब माजी के इतने दिनों को आप याद दिला रहे हैं, तो उन माजी के दिनों के अंदर मेरे को याद आता है कि 30-32-33 साल पहले की बात जो कह रहे हैं, ये इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, जिनका एक्रोनिम यूनिफेस्ट है, ये मैं आपको, अपने दर्शकों को बताना ये चाहूंगा
कि ये वो यूथ फेस्टिवल हैं जिससे आशुतोष राणा जी, विवेक ओबेरॉय जी, कपिल शर्मा जी और सुगंधा मिश्रा विवेक और ओबेरॉय, भारती और कुणाल खेमू और दिव्या दत्ता वगैरह वगैरह बड़े लोग यहाँ से निकले नहीं, उन्हीं पे। विवेक ओबेरॉय हाँ और मीनाक्षी नटराजन जी, मीनाक्षी नटराजन जो बाद में एमपी बनी, वो डिबेट में थी हाँ। शायद आप ही के साथ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मैं अजीत जी एक और बात बताऊं, ये हम्म। वही यूथ फेस्टिवल हैं जो कि मिड 50s से मिड 60s तक चले, जो तालकटोरा गार्डन्स में होते थे। और उन जी हाँ, जी फेस्टिवल हाँ। में एक्टर अमजद खान, उनके भाई इम्तियाज खान, यूनुस परवेज, पंडित देवू चौधरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और ना जाने कितने बड़े बड़े लोग वहां से निकले। जगजीत सिंह जी जगजीत को कौन सिंह, भूलेगा, कौन भूलेगा जगजीत उनको। सिंह। शिव कुमार शर्मा जी, तो शिव कुमार शर्मा तो अब संतूर बजाते हैं, लेकिन उस वक्त तबले में गोल्ड जी मेडलिस्ट ले गए थे। तो ये वो देखिए कितनी बड़ी एक विरासत। और आपके बाद आपने कुछ आर्टिकल भी लिखे थे कि ये महाकुंभ होते हैं, बल्कि उनकी आशुतोष राणा की एक बात याद आई मुझे। उनको जब मैंने बुलाया यूथ फेस्टिवल में एज एन एक्टर, जब वो हो गए थे, तो उनको एज ए मेहमान खसूसी करके बुलाया ग्वालियर में। तो उन्होंने अपनी तकरीर में उससे एक बात पहले आपने उनको बुलाया था 92 में बनारस में। बनारस में बुलाया, फिर मैंने ग्वालियर में बुलाया। 92 ग्वालियर में एक स्टेटमेंट दी कि ये यूथ फेस्टिवल यूनिफेस्ट हैं, ये हमारे लिए एक अखाड़े हैं, नर्सरी हैं। यहाँ हाँ से कुश्ती सीखता जी। है आदमी, फिर वो बाद में जाता है बॉम्बे वगैरह एक्टर बनने। तो ये बड़ा अच्छा करा आपने याद दिला दी, और हमारे शुरुआती जो इब्तिदा हमारे इस प्रोग्राम की या इंटरव्यू की करी आपने यूनिफेस्ट से करी, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा अजीत राय जी बताइए, आपके तो बड़े बड़े रिकॉर्ड मैंने देखे हैं। आपकी जब अभी शोध हो रहा था या रिसर्च हो रही थी, एक बड़ी बात मैंने नोट करी कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, कि आपने जो कांस के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का जो फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, और खासकर आप तो कई बारी गए हैं, 218 में आपने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया वहां पर कि आपके 75 आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपर्स पे और 15 दिन तक कांस फिल्म फेस्टिवल छपे। ये किस तरीके का रिकॉर्ड है, ये कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस कान पर आने से पहले हाँ। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे आई वॉज द यंगेस्ट कि आपने मुझे यूनिफेस्ट की जूरी में डाला, और 95 में सबसे पहले आपने मुझे ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन में जज बनाकर भेजा था। जी जी। ईस्ट जोन में आपने मुझे 2 इवेंट में, दरभंगा में हुआ था वो यूनिफेस्ट, और वापसी में मैं और आप पटना से आए थे, साथ आए थे गाड़ी में। हाँ, याद आ गया। और उसी समय नवभारत टाइम्स में मेरी एक फ्रंट पेज रिपोर्ट प्रेमचंद के गांव पर लम्ही पर छपी थी, और पार्लियामेंट में जोरदार हंगामा हुआ था उस रिपोर्ट पर। जी, और मैंने नवभारत टाइम्स खरीदा और आपको दिखाया कि देखिए ये मेरी फ्रंट पेज रिपोर्ट छपी है। तो वो आप जूरी में रहते हुए, यूनिफेस्ट की जूरी में रहते हुए, एक तरह से आपने मुझे सारे देश के यूनिवर्सिटी में भेजा। लगभग करीब 20 साल तक मैं जूरी में रहा। और उसके अलावा जब एड्स कैंपेन शुरू हुई मिनिस्ट्री की, तो उसमें भी आपने मुझे अपना एम्बेसडर बनाकर लगभग 25 यूनिवर्सिटीज में भेजा। जी। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे एक तरह से देखने और काम करने का अवसर मिला। अब आते हैं कान फिल्म फेस्टिवल पर, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जी। सबसे पहले तो हम इसकी रेंज समझ लें कि क्यों कान फिल्म फेस्टिवल सबसे बड़ा है। आप देखिए कि कान फिल्म फेस्टिवल में 48,000 डेलीगेट होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 48,000 डेलीगेट होते हैं, आउटस्टैंडिंग फिगर, यानी कि ऑफिशियल, जिसको कान फिल्म फेस्टिवल अपना कार्ड देता है। अच्छा जी। अब आप गूगल जाइएगा, पता चलेगा आपको कि दुनिया के किस इवेंट को सबसे ज्यादा वर्ल्ड के जर्नलिस्ट कवर करते हैं, राइट। ओके। अब ये है, इसमें आता है नंबर 1 फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया के सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड आकर कवर करते हैं। वो नंबर अराउंड 5,500 to 6,000 होता है। जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कान फिल्म फेस्टिवल है। और तीसरे नंबर पर ओलंपिक आता है, यानी कि ओलंपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया के लिए कान फिल्म फेस्टिवल। और वहां करीब करीब 4,500 से 5,000 जर्नलिस्ट एवरी ईयर सारी दुनिया से आते हैं।
जी जी। और वहां मीडिया की 7 कैटेगरी होती है, 7 कैटेगरी होती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कास्ट सिस्टम है ना, जी वहां जी प्रायोरिटी सिस्टम है। जी जी तो उसमें 7 कैटेगरी में जो 6 कैटेगरी है ऊपर की, वो सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है, जिसको लाइन में नहीं लगना पड़ता। ओके। इसको ऐसे समझिए कि यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है स्पीलबर्ग की, स्टीवन स्पीलबर्ग की, माइकल हेनेके की, रोमन पोलांस्की की, पेड्रो अल्मोदोवार की, माने वर्ल्ड के स्टालवर्ट जो फिल्म मेकर हैं, क्वेंटिन टारंटिनो की, इन सबकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां कार्रवाई की हो रही है, तो उसमें तो 500 ही सीट्स हैं और 5000 जर्नलिस्ट हैं। तो उसमें प्रायोरिटी की लाइन रहती है 7 तरह की, 7 जी, जी, तरह जी। की कतारें लगती हैं। जी 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 तो जो सबसे नीचे की कैटेगरी है, जिनके क्रेडेंशियल्स कम होते हैं, उनकी लाइन 1 किलोमीटर लंबी लगती है, क्योंकि वो जगह मिलेगी तो वो भीतर जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। उसी तरह ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी है प्रेस शो की, वो भी ऐसी है। तो मुझे संजोग से शुरू में, चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था 2013 में बॉम्बे से, जी। तो उसके कारण मुझे 5th कैटेगरी मिल गई। तो पहले मेरी एंट्री 5th कैटेगरी में हुई थी, और मेरे ऊपर केवल 2 कैटेगरी थी, 6 और 7। ओके। और उसके अलग अलग बैज के कलर्स होते हैं, जो प्रेस बैज मिलता है। मैं आपको वो एक अपना पिछले साल और पिछले साल का ये प्रेस बैज आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाइएगा। ये आप देखिए। हाँ, ये शायद आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा चेहरे अच्छा, के साथ। हाँ, अभी दिखेगा। नहीं फिर से। हाँ, अब दिख गया। बस बस, बहुत खूब, ये बहुत देखिए, बढ़िया। ये जो प्रेस बैज है, जी जी। ये पिंक विथ येलो डॉट कहते हैं इसको। अच्छा जी। और ये है एक, और दूसरा जो है जी, अब दिख रहा है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। जी 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 जी, बस टिका के ये रखिएगा। पिंक विथ येलो, देखिए येलो डॉट को देखिए। हाँ, दिख तो गया येलो पिंक डॉट। पर 5वीं कैटेगरी पिंक होती है, और पिंक विथ येलो डॉट ये है 6th कैटेगरी। 6th। इसके ऊपर केवल व्हाइट कैटेगरी है, जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं अभी, क्योंकि व्हाइट कैटेगरी उन लोगों को मिलती है जो 50-60 साल के तक करते रहे, क्योंकि कैन फिल्म फेस्टिवल 74 इयर्स का हो गया है। तो जिन लोगों ने लगातार 30 साल फेस्टिवल को कवर किया है, और जिनके जैसे टाइम मैगजीन, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, द गार्जियन और बाकी अखबारों के रिपोर्टर्स को मिलता है वो, तो वो मुझे शायद मिल जाएगा इस साल या अगले साल मिल जाएगा। चलिए, बड़ी मुबारक हो। तो उस समय ये जो प्रेस बैज है कान फिल्म फेस्टिवल का, इसका मतलब ये है कि कान फिल्म फेस्टिवल कंसीडर्ड यू एज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात है। ये कान फिल्म फेस्टिवल के प्रेस बैच का ये तमगा है, और जिसको बढ़िया, आप बढ़िया कहते हैं। तो कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गया, और मेरा जुनून था कि मैं पहुंच गया। और जब वहां के रेड कारपेट पर मैं चल रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैं याद कर रहा था जिस सिनेमा देखने के कारण मेरे घर में पिटाई होती थी, मुझे बहुत आवारा समझा जाता था। और सिनेमा के बारे में हमारे मिडिल क्लास में, जो गांव में और अपने छोटी जगहों में अवधारणा थी, ये बच्चों को बिगाड़ता है, ये नरक करता है, इसमें पढ़ाई नुकसान होती है, उसी सिनेमा के दीवानापन और पैशन के कारण मुझे कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कारपेट मिला। और रेड कारपेट पर चलते हुए वाकई मेरा एकदम, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई थी ग्रैंड थिएटर लूमियर्स में। और उस साल स्टीवन स्पीलबर्ग जूरी के चेयरमैन थे, जिनके साथ हमने लंच किया था। अच्छा। और बाद में ये सिलसिला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सब जगह दुनिया के एक से एक, और सिनेमा के क्रिटिक केवल 2 इस समय बहुत बड़े हैं। एक का नाम है डेरिक माल्कन, जो लंदन के हैं, और दूसरे हैं पीटर ब्राडशॉ, जो गार्जियन लंदन अखबार के हैं जी। फिर डेनमार्क के, फिर जर्मनी के, फिर जापान, चाइना। तो मीडिया रूम में जब हम लोग मिलते हैं फिल्म देखने के बाद, अच्छा, उसमें 8:30 मॉर्निंग का जो शो होता है वो प्रेस के लिए एक्सक्लूसिव होता है। तो उसमें सारे लोग 3500 लोग एक ग्रैंड थिएटर लूमियर में देखते हैं फिल्म का पहला शो, फर्स्ट शो जो होता है। तो उसका एक सुख है कि आप बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक से डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे था कि जो मेरी एनालिसिस थी सिनेमा के बारे में, और जो मेरा फ्रेमवर्क था, वो उनके पैरेलल जा रहा था, यानी कि जो मैं सोच रहा था वही वो भी बात कर रहे थे, चाहे किसी की भी फिल्म हो और उसका नैरेटिव किस तरह से हो। माइकल हेनेके ऑस्ट्रिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। रोमन पोलांस्की पेरिस में रहते हैं, लेकिन वो पोलैंड के हैं। आंद्रे वाजदा की फिल्म, अब्बास किरोस्तामी ईरान के, जिनकी डेथ हुई। एक से एक लीजेंड वहां मौजूद होते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। तो मैंने शुरू में तो 1-2 आर्टिकल लिखे 13 में,
2014 में फिर मैंने 5-10 आर्टिकल लिखे होंगे। 2015 में फिर कुछ और बढ़ा, 20 आर्टिकल मैंने लिखे। लेकिन 2016 में फिर मैंने डेली रिपोर्टिंग शुरू की वहां। अच्छा, डेली रिपोर्टिंग शुरू की तो वो देश के जनसत्ता में और बाकी नवभारत टाइम्स में और सब जगह छपे। पहली बार मैंने हिंदुस्तान में बताया कि एग्जैक्टली कान फिल्म फेस्टिवल होता क्या है जी। क्योंकि वहां रेड कारपेट का झूठा सच मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा जिसमें बताया कि हिंदुस्तान के बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस एक नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी फिल्म कान में जा रही है। इसका पर्दाफाश मैंने किया। वो बहुत बड़ी स्टोरी थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिट पेज पर छापी और नवभारत टाइम्स ने एडिट पेज पर छापा था कि कैसे ये लोग केवल बाहर ही रह जाते हैं, ये कान में जाते ही नहीं है। मतलब आप ऐसे समझिए, ये पहले मैंने भंडाफोड़ किया। मैंने बताया कि अनुराग कश्यप की फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल के मेन सिलेक्शन में थी ही नहीं। जी, मैंने पहली बार हिंदुस्तानियों को बताया कि द लास्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया वाज इन 1994। 1994 के बाद से कोई फिल्म कान के मेन कंपटीशन में गई नहीं है। मैंने बताया 1994 लास्ट साल था जब ये मुरली की फिल्म थी और उसके बाद शाजी एंड करुण की मलयालम फिल्म थी स्वाहम। और इन फिल्मों के अलावा अभी तक आप देखिए कि 26 साल 27 साल हो गए, कान के मेन सिलेक्शन में इंडिया की फिल्म ही नहीं है। अनुराग कश्यप की फिल्म डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में थी जो कि एक पैरेलल एक्टिविटी है रन बाय द फ्रेंच फिल्म मेकर एसोसिएशन। मैंने लोगों को बताया कि ये अमीषा पटेल, ऐश्वर्या राय, सोनम कपूर, ये सब लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर हैं और लॉरियल उसका स्पॉन्सर है। तो ये इन एक्ट्रेसेस के लिए कार्टन होटल में, जो एक 5 स्टार होटल है जो कान के मेन वेन्यू से 1 किलोमीटर दूर है, वहां एक नकली रेड कारपेट बिछाता है। और उस नकली रेड कारपेट पर जो फोटोग्राफर हैं पैसे से खरीदे हुए, वो ट्रिक फोटोग्राफी में ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको रियल रेड कारपेट दी गई है और वो हिंदुस्तान के मीडिया में छपती थी। कोई उस पर सवाल, मेरा आर्टिकल वो करीब वायरल हुआ था उस जमाने में और सारे लोगों से मेरी बात हुई थी। तो मैंने कहा कि ये क्या धोखाधड़ी है। ये तो और दूसरा क्या है, आप वहां जाइए, जैसे आप सोचिए कि लंदन में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन 2 यूनिवर्सिटी के अलावा ऑक्सफोर्ड एक सिटी का भी नाम है। तो मैंने लिखा था उस आर्टिकल में कि यदि ऑक्सफोर्ड शहर में किराए के तंबू में कोई बिजनेस स्कूल खोल दे तो क्या हम उसे ऑक्सफोर्ड का स्कूल कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। उसी तरह कान फिल्म फेस्टिवल में, कान एक पूरा शहर है, वो पूरा गांव है समुद्र के किनारे। अब फेस्टिवल के बाहर आप एक किराए के ऑडिटोरियम में अपनी फिल्म का शो कर लें, 4-5 लोगों को बुला लें, तो ये तो नहीं माना जाएगा ना कि आपकी फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई। जी। तो ये पहली बार मैं पहला जर्नलिस्ट हूँ जिसने ये, इसी से मेरी ख्याति बहुत बढ़ गई। ये तो वाकई में पर्दाफाश हो गया। मैंने इंडियन पवेलियन का पर्दाफाश किया और मिनिस्टर ने मुझसे पूछा, राठौर ने, कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आज जो सेक्रेटरी कल्चर है मिस्टर राघवेंद्र सिंह, इनसे पहली मुलाकात मेरी इंडियन पवेलियन में हुई। मैंने कहा कि ये जनता की गाढ़ी कमाई का आप 12 करोड़ रुपया क्यों फूंक दे रहे हैं एक पंडाल पर जो कोई मदद ही नहीं कर पा रही है। तो वो सब बहुत सारे रिवीलिंग थे और मैं तो निडर था, मुझे तो सच्चाई का साथ देना था। आप मेरे खिलाफ हो या कुछ हो, मैं तो सत्य के पक्ष में खड़ा रहूंगा, जो मेरा फर्ज है। तो मैंने लोगों को बताया कि कान फिल्म फेस्टिवल में कैसे फिल्म जाती है और क्यों इंडियन फिल्म नहीं जा पा रही है। तो उसको करते करते 2018 में जब कान फिल्म फेस्टिवल हुआ तो मैंने तय किया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदी और देश के लोगों को बताना है कि कान फिल्म फेस्टिवल क्या होता है और कैसे हम पहुंचे। तो उसमें मैंने 15 अखबारों को चुना जो देश के डिफरेंट हिस्से से निकलते थे और मैंने उसमें 75 आर्टिकल लिखे। तो होता क्या था डेविड भैया कि मैं सुबह 5 बजे उठता था और 5 बजे उठकर 5 से 7 मैं स्टडी करता था। 7 बजे मैं घर से निकल जाता था तैयार होकर और 8 बजे पहुंच जाता था लाइन में, जहां वहां बहुत सारी पहला शो होता था कंपटीशन की फिल्मों का। उस शो 10:30 बजे खत्म होता था। फिर हम एक मीडिया पैसेज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे और 10:30 से 11:30 में फिर मैं मीडिया रूम में चला जाता था। मीडिया रूम में 11:30 से 2:30 बजे तक, जब कान में 2:30 बजता था तब हमारे यहाँ 5:30 बज रहा होता था, लगभग 5:30-6 इंडिया में। 6 बजे नेशनल पेज की डेडलाइन होती थी हिंदुस्तान में, क्योंकि 6 बजे के बाद जो आप न्यूज भेजते हैं वो सारे एडिशन में नहीं जा पाती।
2:30 बजे मैं वहां से फ्री होकर इंडियन पवेलियन आता था, और यहाँ सब कुछ मस्ती वस्ती करके थोड़ा बहुत घूम घाम कर फिर लोगों से मिलकर बातचीत करके फिर 4 बजे प्रेस का शो होता था, और रात को मैं 2 बजे सोता था। तो मैं रात को केवल 3 घंटे सोता था, क्योंकि 2 बजे सोने से पहले मैं इंटरनेट पर चेक करता था कि मैंने जो भेजा वो छपा क्या है, कैसे छपा है। और इस तरह से मैं केवल लिखता था, बात का, सिनेमा ही सोता था, सिनेमा खाता था, सिनेमा पीता था, सिनेमा ही ओढ़ता बिछाता था, और सिनेमा के साथ ही जीता था कान में 18 में। तो सारी नाइट पार्टियां मैंने छोड़ी, सारी मस्ती मैंने छोड़ी 18 में, और तब जाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 1 जर्नलिस्ट 1 इवेंट 15 days and 75 आर्टिकल। बहुत बड़ी मुबारकबाद। बोलते बोलते आईने के तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारा अभिनंदन। अच्छा अजीत जी, ये बताइए कि इतनी बड़ी बात जो बता रहे हैं, तो एक सवाल नेचुरली पैदा हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की जो मूवीज हैं, कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वर्ल्ड सिनेमा के अंदर उसको आप किस तरीके से, किस नजर से देखते हैं? क्या स्टैंडर्ड है, क्या मयार है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के केवल एक फिल्मकार हैं जिनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, और वो है सत्यजीत रे। जी, सत्यजीत रे को 1955 में, और ये हिस्ट्री थोड़ा सा लोगों को जाननी चाहिए कि हमारे इंडियन सिनेमा की लीगेसी बहुत बड़ी है, लेकिन पिछले 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से वर्ल्ड वाइड लीगेसी थोड़ी सी कमजोर हुई है। और ये क्या हुआ है कि सत्यजीत रे से पहले जब पहला कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ 1946 में, तो उस समय हमारी हिंदी फिल्म नीचा नगर, जिसको चेतन आनंद ने बनाई थी, अच्छा, और वो नीचा नगर मैक्सिम गोर्की के प्ले लोअर डेप्थ पर आधारित थी, और उस नीचा नगर को कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। यानी कि फर्स्ट कान फिल्म फेस्टिवल में हिंदी की फिल्म नीचा नगर को अवार्ड मिला, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। उसके बाद उसी दौर में, उससे भी पहले 1936 में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे संत तुकाराम नाम की एक मराठी फिल्म थी, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। तो हमारे जो इंडियन सिनेमा की शुरुआत में हम दुनिया में काफी हमारा नाम था। उसके बाद वहां से सीधे जंप कीजिए तो 1955 में सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली, और वो भी पाथेर पांचाली आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे हमारे यहाँ मिडिल क्लास सिनेमा को रिजेक्ट करता है एज एन आर्ट फॉर्म, दुनिया भर में उस जमाने में वैसे ही था। अच्छे घरों के लोग सिनेमा में नहीं जाते थे। तो न्यूयॉर्क का एक न्यूयॉर्क का इंस्टीट्यूशन है जिसको कहते हैं म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, मोमा। तो मोमा रिकॉग्नाइज किया, मोमा ने सबसे पहले वर्ल्ड में सिनेमा को एज एन आर्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज किया। मोमा, सत्यजीत रे की फिल्म रुक गई थी, पैसे कम थे, खत्म, रुक गई थी, तो मोमा ने उनको पैसे दिए $5,000-10,000 और अपना वर्ल्ड प्रीमियर का राइट लिया। और मोमा की कोशिश से सत्यजीत राय की फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल के कंपटीशन में गई, और वहां जब गई तो उसने तहलका मचा दिया। उस फिल्म का नाम है पाथेर पांचाली, सॉन्ग ऑफ द रोड, बड़ी मशहूर। हाँ, उसको पाम दौर 55 में 1955 में पाम दौर मिला। तो आज जैसे मैं गोवा फिल्म फेस्टिवल 20 साल से कवर कर रहा हूँ, मैं दुनिया के सारे फिल्मकारों से पूछता हूँ कि आप किस इंडियन फिल्म मेकर को जानते हैं, तो वो किसी अमिताभ बच्चन को नहीं जानते, किसी शाहरुख खान को नहीं जानते, किसी सलमान खान को नहीं जानते, किसी आमिर खान को नहीं जानते, वो केवल सत्यजीत रे को जानते। तो इंडियन सिनेमा की हैसियत केवल कुछ नहीं है, इसको ऐसे समझिए कि जो वर्ल्ड का रेवेन्यू है, यानी कि दुनिया के सिनेमा से जो पैसा आता है, उसका इंडिया का शेयर केवल 0.5%। वेरी सॉरी। अब इसको और दूसरे तरीके से समझिए कि स्पीलबर्ग और डिज्नी की 2 फिल्में साल में जितना कारोबार कर लेती हैं, 5,000 करोड़, हमारा टोटल मुंबईया सिनेमा साल में 5,000 करोड़ का खेल है। अरे तो जो हॉलीवुड की 2 फिल्म जितना बिजनेस करती है, उसी में हमारा सारे खान, सारे बच्चन, सारे कुमार सब आ जाते हैं। अब तो ये हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जो हमारे एनआरआईज हैं वही इंडियन फिल्मकारों के लिए ताली बजाते हैं, और ये सब विदेशों में घूमते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। आप मर्लन ब्रांडो जो गॉडफादर का हीरो था,
मर्लन ब्रांडो की ही नकल करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने सिनेमा के करियर की शुरुआत की थी। अच्छा। और कहीं एक समारोह था दुनिया में कहीं एक बार, और मर्लन ब्रांडो को पता ही नहीं था कि अमिताभ बच्चन इंडिया के महानायक। तो अब इंडियन ताली बजाती तो कोई नहीं जानता इन लोगों को। नो, नो, तो ये सब देखिए कि 46 के नीचा नगर के बाद 2014 में एक नीरज घायवान की फिल्म आती है मसान, उसको कान के दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जिसको अनसर्टेन रिगार्ड करते हैं, 2 प्राइज मिले थे। अच्छा। उससे पहले 1988 में कान में, अब मीरा नायर को तो हिंदुस्तानी कहते हैं लेकिन वो तो अमेरिकन सिटीजन है, न्यूयॉर्क में रहती हैं, तो उनकी फिल्म सलाम बॉम्बे को एक अवार्ड मिला था। तो आप देखिए इस तरह से सारा कुछ है। तो हिंदी सिनेमा की तो और बुरी हालत है। आप देखिए मलयालम के अडूर गोपाला कृष्णन और साजी अनकरू को फिर भी लोग जानते हैं दुनिया भर में। बंगाल के सत्यजीत रे के बाद मृणाल सेन, गौतम घोष और दुनिया भर के लोगों को जानते हैं। मराठी के, अभी मराठी का एक फिल्म मेकर है चैतन्य तम्हाड़े, उसकी फिल्म मैंने कायरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखी, द डिसाइपल। उसकी फिल्म वेनिस में कोर्ट फिल्म है जो अवार्ड जीती है। तो इस तरह से रीजनल सिनेमा जिसको हम कहते हैं, उसी के कारण इंडिया की इज्जत बची हुई है। बाकी हमारा सिनेमा जो है वो अपनी जगह पर अपनी ही गति में चल रहा है। ये न धरती में है, मुंबई एक अलग प्लानेट है, वो ना धरती में है, ना आसमान में है, ना पाताल में है, ना कहीं है। जैसे बनारस शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है, उसी तरह मुंबई एक अलग प्लानेट है जो कहीं है। चलिए, ये तो बड़ी दयनीय स्थिति बता दी आपने। अच्छा, ये बताइए कि ये भी पता चला कि आप काफी बारी हिंदुजा ब्रदर्स से मिले, और वो तो बहुत बड़े वर्ल्ड के रिनाउंड बिजनेस टाइकून तो हैं ही, लेकिन फिल्मों के अंदर बड़ा उनका रोल रहा, और तकरीबन 1200 फिल्में कुछ ऐसी हैं जिनका आप तमाम विश्लेषण करके एक बड़ी भारी किताब भी निकाल रहे हैं, और हिंदुजा ब्रदर्स से लगातार मुलाकात हो रही है। तो इस बैकग्राउंड या इस परिवेश में आप थोड़ा बताइए कि ये क्या काम है जो करना चाह रहे हैं। देखिए क्या है कि कान फिल्म फेस्टिवल में 2 ही डिनर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो जो फेस्टिवल डायरेक्टर और फेस्टिवल चेयरमैन एक डिनर देते हैं, और संजोग से ये भी आपको मैं बता दूं कि वहां 50 से 55 हजार लोग होते हैं, उनमें से केवल 1000 लोगों को मैक्सिमम वो इनविटेशन मिलता है। मेरे पास शायद वो डिनर का इनविटेशन भी है। मैंने हिंदुस्तान के कई बड़े फिल्मकारों को बताया कि मुझे कान फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग का डिनर का इनविटेशन मिलता है, तो वो तो कुर्सी से खड़े हो गए। अरे तुम्हें वो ओपनिंग डिनर का इनविटेशन मिलता है? अच्छा। और वो इनविटेशन टेक्निकली इतना साउंड होता है कि ना तो आप उसकी कॉपी कर सकते हैं, ना आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल में चिपक जाता है, और वो वहां की बार मशीन से उसको फिर वो स्कैन करते हैं टेक्नोलॉजिकली। कान फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग का डिनर आपको मिल जाए तो ये सोचिए, ये हिंदुस्तान में आप देखिए, हम 130 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, उसमें एक अजीत राय को मिला है और एक किसी और को मिलता है। अच्छा जी। तो केवल 2 लोगों को मिलता है। जी 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 जी। तो ये आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट। दूसरा डिनर हिंदुजा देते हैं अपने विला पर। अच्छा। वहां पर, और उसमें हिंदुजा वाले में भी बहुत सारे, वो तो स्पेसिफाइड फॉर इंडियन होता है। इंडिया के जितने लोग वहां गए होते हैं मैक्सिमम उनको एकोमोडेट करते हैं। हमारे एम्बेसडर साहब भी होते हैं, हमारे मिनिस्टर होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक बार मुझे प्रकाश हिंदुजा, जो कि हिंदुजा इंडस्ट्री के यूरोप के चेयरमैन हैं और स्विट्जरलैंड जेनेवा में रहते हैं, वो ऐसे ही घूम रहे थे, और फिक्की के एक सेमिनार में मैं जा रहा था, सीढ़ी चढ़ के होटल में ऊपर, वो नीचे से आ रहे थे। तो जब दोनों तरफ से सीढ़ियां होती है ना, तो बीच में स्पेस होता है। अच्छा। तो एक ऐसा डिजाइन होता है ना ऊपर चढ़ने का, दोनों तरफ से आप चढ़ते हैं, और बीच में स्पेस है, और फिर ऐसे आप जाते हैं। तो उसमें वो मिल गए, तो उन्होंने मुझे देखा मैं इंडियन हूँ, उन्होंने कहा कि क्या हाल है। तो मेरे मुंह से ऐसे ही हिंदी में निकला, परमानंद है। अब मुझे बाद में पता चला कि परमानंद उनके पिताजी का नाम है। अब वो और मुझसे जुड़ गए परमानंद, जैसे ही मैंने कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि कौन है ये भाई। उसके बाद बातचीत शुरू हुई, फिर उन्होंने कुछ फिल्मों के बारे में और इंडिया में हो रही कुछ पॉलिटिकल इवेंट के बारे में मेरी राय जानी। मैंने उनको सच सच बता दिया, तो बड़े खुश हुए वो। तो जैसे मैंने बता दिया कि किसकी सरकार बन रही है, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, और उसके बाद सिनेमा के बारे में मैंने बता दिया कि यह फिल्म अच्छी है, और इस तरह से। खैर जी जी।
फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, इशारा किया कि अजीत जी को इनविटेशन दो, आज डिनर है हमारे यहाँ, कल शाम को डिनर है, और उनको बुलाओ, अजीत जी को बुलाओ। उसने मुझे इनविटेशन दिया, मेरा नाम नोट किया, और वहां तो सब कुछ लीगलाइज्ड होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सारी दुनिया में रहता हूँ। अब मैं चकरा गया कि ये कैसे व्यक्ति है जो सारी दुनिया में रहते हैं। बाद में मैंने गूगल किया तो पता चला कि दुनिया के 148 कंट्रीज में उनका बिजनेस है। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये इतने अमीर आदमी हैं। मैंने 26 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने तो गूगल किया तो बाद में पता चला। तो उन्होंने कहा कि आप आइए और हम लोग मिलते हैं, और अपना कार्ड उन्होंने मुझे दिखाया कि ये मेरा कार्ड है। तो मुझे देखने में आई साइट मेरी वीक है, तो मैं आंखों के पास लेकर दूंगा, उसमें था पीपी हिंदुजा। तो मैंने हिंदुजा सुना हुआ था, बाकी कुछ नहीं सुना हुआ था। तो मैंने कहा ये तो हिंदुजा है। तो ऐसे हमारी टकराव मुलाकात हुई वहां हिंदुजा से। अच्छा। और फिर मैं उनके डिनर में गया। नहीं, डिनर में भी कैसे गया सुनिए। हम लोग हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट तो बहुत कंजड़ किस्म के, चिरकुट किस्म के भी कई बार होते हैं ना। जैसे मैंने सोचा यार विला तक कोई बस नहीं जाती, कैसे जाऊंगा, और वहां टैक्सियां यूरोप में बहुत महंगी होती हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 25 पाउंड लगेंगे 25 यूरो टैक्सी में, तो ये तो मेरा 2,500 रुपया लग जाएगा जाने में ही, 2,500 रुपया लग जाएगा आने में ही। चलो मैं नहीं जाता, क्या करना, खाना पीना वो तो यहाँ भी मिल जाएगा मीडिया रूम में। कान के मीडिया रूम में खाने पीने की खूब व्यवस्था होती है। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तब तक मेरी एक बाद में मेरी पैट्रन बनी और मेंटर बनी यूरोप में, मारियान बोर्गो। मारियान बोर्गो फ्रांस की बहुत नामी एक्ट्रेस हैं, और उनके अंकल ने कैन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया। तो उनका रुतबा है। तो उनका मेरे पास फोन आया, व्हाट्सएप कॉल आई कि अजीत डू यू ज्वाइन मी इन हिंदुजा डिनर। अब मेरी बाँछें खिल गई। तो मैंने पूछा कि तुम कैसे जाओगी। तो उसने कहा कि आई विल हायर ए टैक्सी एंड यू प्लीज अकम्पनी मी। अब मैंने कहा कि चलो अब मेरा टैक्सी का पैसा बचेगा। मैं 1-2 किलोमीटर दौड़ता हुआ मारियान के घर गया कान में, और वहां से फिर उसकी टैक्सी में उनके यहाँ गया। हालांकि मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन आप देखिए कि हम छोटे छोटे लालच में, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं ना, तो हिंदुस्तानी लोग बहुत अभाव में पले बढ़े जी। तो मानसिकता तो ये रहती है नहीं, 2 पैसे बचा लें ताकि काम आएगा भविष्य में। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक इनसिक्योरिटी फीलिंग हम सबके भीतर रहती है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस पैसा नहीं होता। बिल्कुल है। तो मैं गया तो वहां प्रकाश जी ने कहा कि गोपी से मिलोगे। अब फिर मैं चकरा, ये गोपी कौन है? तो मैंने कहा गोपी कौन? तो अरे मेरे बड़े भाई गोपी चंद हिंदुजा। क्या बात है। अब मेरी बिल्कुल दिमाग की बत्ती खुली, जली। मैंने कहा अरे ये तो हिंदुजा के हेड हैं। तो मैंने कहा हाँ मिलूंगा। फिर मैं उनसे मिला, मैंने उनके साथ फोटो खिंचवाई, और मैंने उनसे वायदा लिया कि मैं लंदन में आकर उनसे मिलूंगा। तो तभी जब उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने 1200 हिंदी फिल्में, राज कपूर के श्री 420 से लेकर अमिताभ बच्चन की नसीब तक, 84 तक, तो 54 से 84 तक 1200 फिल्में वर्ल्ड वाइड लेकर गए, डिस्ट्रीब्यूट किया और उसका बिजनेस किया था। आप देखिए कि मैं जब कायरो में था इजिप्ट में, तो इजिप्ट का कल्चर 5000 ईयर्स का है, हमारा कल्चर 5000 ईयर्स का है। तो मैं इंडिया और इजिप्ट के कनेक्शन ढूंढ रहा था। तो वहां के मिनिस्टर ने मुझे बताया कि संगम वहां साल भर थिएटर में राज कपूर की रन करती रही, और टिकट काउंटर पर, बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल चलता रहा। अब मैं सोच सकते हैं आप कि संगम कायरो में साल भर चली है, और अरबी में नहीं थी, वो अरबी भाषा है उन लोगों की, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ। ईरान में संगम 2 साल चली है, 2 साल ईरान में। तो ईरान वाली स्टोरी तो मैंने आपको भेजी थी, नवार टाइम्स ने आधे पेज पर उनका इंटरव्यू छापा था। फिर उन्होंने जॉर्डन में, सीरिया में, उन्होंने फिर अभी एक इजराइल एम्बेसी की सिनेमा की कल्चरल एम्बेसडर मिली थी, रूमा, उसने कहा कि संगम इजराइल के तेल अवीव में साल भर चली थी। तो वो दौर था जब मदर इंडिया, दोस्ती, और ये सारी फिल्में, 1200 हिंदी फिल्में, धूल का फूल, और ये देवानंद की गाइड, तो ये सारी फिल्में हिंदुजा लेते थे यहाँ,
अच्छा। उसको यूरोप के हिसाब से एडिट करते थे, 3.5 घंटे की फिल्म को 2 घंटे में, 1.5 घंटे में करते थे। जी। मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में उन्होंने अपना एक ऑफिस खोला था। अच्छा। और ईरान की तो हिस्ट्री अलग है कि वहां से आइडेंटिकल वॉइसेज ले आते थे आर्टिस्ट को, अच्छा। जो दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तरह बोल सके, ओके। जो नरगिस और बैजयंती माला और वहीदा रहमान की तरह की डबिंग हो आवाज से जाती थी, मिलते वॉइस जुलते। ओवर। जी। और एक मिरेकल हुआ था इंडियन सिनेमा का, हिंदी जी। सिनेमा का। तो मैं एक किताब लिख रहा हूं कि द ग्लोबल कल्चरल जर्नी ऑफ 1200 हिंदी फिल्म्स। अरे। तो इसमें फिर हिंदुजा से मेरी बात होती है। वो तो हर हमेशा वो उनका बड़प्पन है कि जब भी हम लोग बात करना चाहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जी। और ब्रिटेन में सेंट जेम्स पार्क है महारानी का, क्वीन विक्टोरिया, ये जो वहां का जो पैलेस है जी। उसके सामने, उसमें हम लोग वॉक एंड टॉक करते हैं 1 घंटा। तो 4 बजे सुबह उठकर मुझे पहुंचना होता है और वो एक से एक उस जमाने की बातें आती हैं। जी, जी, तो वो एक किताब लिखता हूँ। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो मुख्तसर से 2 एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एक पहला सवाल ये है कि इतनी बड़ी जर्नी के अंदर इतने बड़े फेस्टिवल्स आप कराते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में होते हैं, मिलना जुलना होता है। आप हमारे दृष्टिकोण से, जो कि इंडिया में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे दर्शक जो बोलते आईने के हैं, उनकी तरफ से आप कई बड़े एक्टर से मिले, कई बड़े फिल्म डायरेक्टर से मिले, प्रोड्यूसर से मिले, और ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके नाम हम सुनते हैं, ऐसे कौन से 2-3 ऐसे लोग हैं या एक्टर्स वगैरह जिनसे आप मिले, जिनसे आप जीवन से, जिनकी सादगी से, ये बातों से मुतासिर हुए और आपको अच्छा लगा, वो कौन से हैं ऐसे? देखिए, मैं इसमें अपने करीबी मित्र ओमपुरी का नाम लेना चाहूंगा। अरे वाह। ओमपुरी से हमारे दिली रिश्ते थे और ओमपुरी पर मैं एक किताब भी लिखना चाहता था जो अधूरी रह गई। और ओमपुरी मैंने इंडिया में जितने भी फेस्टिवल किए, एक तो मैंने हिंदुस्तान से बाहर 10-12 फिल्म फेस्टिवल किए हैं, जिसमें मास्को हिंदी फिल्म फेस्टिवल शुरू किया मैंने। उसके अलावा जर्मनी में मुझे बर्लिन में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का डायरेक्टर बनाकर भेजा गया। उसके बाद स्वीडन में उपसला में हमने फिल्म फेस्टिवल शुरू किया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। फिर हमने वहाँ नॉर्वे में एक बॉलीवुड फेस्टिवल होता है नसरुल्लाह कुरैशी का, उन्होंने कंसल्टेंट बनाया तो वहाँ काम किया। तो दुनिया में इंडियन सिनेमा का मैंने कई फेस्टिवल शुरू किए और इंग्लैंड में भी कोशिश की, और इंडिया में वर्ल्ड सिनेमा का फेस्टिवल शुरू किया। तो ओमपुरी अकेले ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने 26 इंटरनेशनल फिल्में की हैं। सत्यजीत रे के बाद जो दुनिया में किसी को यदि इंडियन सिनेमा से जाना जाता है तो वो ओमपुरी हैं। कि सिटी ऑफ जॉय उनकी फिल्म हॉलीवुड की थी, ईस्ट इज ईस्ट उनकी ब्रिटिश फिल्म थी, उसके अलावा 100 फुट जर्नी से लेकर उन्होंने तमाम फिल्में की थी, 26। तो ओमपुरी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। इरफान से भी मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। जब इरफान की डेथ हुई और ओमपुरी की डेथ हुई, दोनों पर मैंने बहुत दिल से और एक दुखी होकर श्रद्धांजलि लिखी थी, ऑबिचुअरी लिखी थी, जो कई जगह, करीब 10-15 जगह छपी थी। ये 2 लोग, उसके अलावा जो कुंदन शाह थे, जो बहुत बड़े लेजेंडरी फिल्में करते हैं हमारे, जाने भी दो यारों वाले, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। नसरुद्दीन शाह से मेरी अक्सर नोकझोंक होती रहती है। और जो भी पंकज कपूर हैं, पंकज कपूर, और एक हमारा नया एक्टर है जिसको इंटरनेशनल फेम मिली है, उसका नाम है आदिल हुसैन। आदिल हुसैन को आप लाइफ ऑफ पाई में देखिए। आदिल हुसैन को इंग्लिश उसकी फिल्म आई थी श्रीदेवी के साथ। तो आदिल हुसैन बहुत पढ़ा लिखा है। जब मैं एनएसडी के लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स कर रहा था, तो मुझे एक्टिंग का एक टीचर चाहिए था उसमें। तो उसको मैंने एक फोन किया और आ गया। अभी भी मतलब ये सारे लोग मेरा फोन उठा लेते हैं। अगर मैं सौरभ शुक्ला से बहुत मुतासिर हूँ। सौरभ शुक्ला आज करोड़ों के आदमी हैं, इतने हैं, लेकिन हमारी ऐसी अच्छी बातचीत होती रहती है। तो एक पवन मल्होत्रा हैं जो इंटरनेशनल स्टार हैं, उनकी बहुत अच्छी फिल्में हैं। आप पवन मल्होत्रा का नाम नहीं जानते, लेकिन उनकी फिल्मों को जानते हैं। जैसे जब वी मेट को आप जानते हैं, मिल्खा सिंह को देखते हैं, और बहुत सारी फिल्में उनकी आई है। उसके अलावा आप देखिए कि जो और बड़े अब्बास मस्तान हुसैन, 3 भाई जो सफेद सूट में रहते हैं, वो हमारे बड़े जिगरी हैं। राजकुमार संतोषी, हाँ, राजकुमार संतोषी से मेरी अक्सर बहस होती रहती है। ये सुभाष घई से मेरी कान में जो ओशो पर फिल्म बना रहे थे, मेरी अक्सर बातचीत हुई। तो ये सब बहुत सारे लोग, ये सारे के सारे, और सबसे बड़े जो मेरे जिगरी दोस्त हैं वो हैं फिरोज अब्बास खान।
फिरोज अब्बास खान को आप गांधी माई फादर से जानते हैं, लेकिन आजकल उनका नाटक मुगले आजम बहुत चर्चित हुआ है। जी। और फिरोज अब्बास खान ने 2-3 फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन उन्होंने अनुपम खेर को थिएटर में ब्रेक दिया, उन्होंने नसरुद्दीन शाह को पहली बार थिएटर में ब्रेक दिया बॉम्बे में, उन्होंने के मेनन से लेकर टिस्का चोपड़ा तक। तो फिरोज अब्बास खान जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो मुझे मुंबई बुलाते हैं और अपने ऑफिस में बैठकर वो पूरा सुनाते हैं मुझे। तो उनको मुझ पर यकीन है कि मैं थोड़ा ठीक से उनको सलाह दूंगा। तो ऐसी कंसल्टेंसी बहुत सारे लोगों के लिए मैंने की है और करता रहता हूँ मुंबई में, और मुंबई मुझे बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करती है। जी। और अभी जैसे लॉकडाउन से पहले मैं 4 बजे जिंदगी में सुबह में कभी नहीं सोकर उठा, मैं हमेशा लेट से उठता हूँ। लेकिन हिंदुजा के साथ ये तीनों भाई आए हुए थे, तो जुहू बीच पर मुझे वॉक एंड टॉक करनी थी, तो मैं 4 बजे उठकर और 6 बजे वहां उनके घर पहुंचता था। फिर वो वहां से वॉक एंड टॉक करके 2 घंटे बाद हम लोग लौटते थे। फिर वो चांदी की प्लेट और चांदी की चम्मच में नाश्ता कराते थे। वो लोग बड़े धार्मिक और वेजिटेरियन लोग हैं। तो वो सब अपना बहुत पोलाइट, आप सोचिए कि इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी जो कि प्राइम मिनिस्टर से सीधे बात करता है, वो इतना पोलाइट कि मुझे उन्होंने बेटे जैसा सम्मान दिया। एक बार हम लोग सेंट जेम्स पार्क में घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि बोरिस जॉनसन तो प्राइम मिनिस्टर होने वाला है यूके का। तो उन्होंने कहा अरे हाँ, उसको फोन लगाता हूँ। तो मैंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो हमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट में चाय पिलाए। तो मैंने मजाक में ये बात कही और उन्होंने तुरंत फोन लगा दिया कि बोरिस, माय बॉयज आर टेलिंग दैट इफ यू विल बी प्राइम मिनिस्टर यू विल होस्ट ए टी पार्टी फॉर देम। और तुरंत वो राजी हो गया। स्पीकर पर फोन था, मैंने सुना कि उसने कहा कि यस मिस्टर हिंदुजा, इट विल बी माय प्लेजर। तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ऐसे बात करता है, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करता है, ये ट्रम्प बना था वो भी उनसे बात करता था। तो मैंने कहा कि ये सब अच्छा। जब भी डेविड भाई उन्होंने मुझसे पूछा, कहा कि बताओ बेटा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं किसको फोन करता, फोन तो प्राइम मिनिस्टर को भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सर योर ब्लेसिंग्स आर माय कैपिटल। मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद ही मेरी पूंजी है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी जिंदगी में डेविड भाई कोई जर्नलिस्ट पहला अजीत राय मिला जिसने कुछ उनसे मांगा नहीं। वाह। नहीं तो मैं कुछ भी मांग सकता था। और अभी जो ये किताब लिख रहा हूं, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए उनके मैनेजर ने। मैंने कहा मैं पैसे लूंगा ही नहीं, मैं ये तो मैं अपने प्रेम से कर रहा हूँ, प्रेम के लिए कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए उनसे। उनसे उनकी मित्रता और दोस्ती की बताइए, इतने सज्जन आदमी जिनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, जिनका फोन नंबर मेरे पास है, वो हमेशा बात करते हैं, बताते हैं। तो ये बहुत चीज है, पैसे से सारी चीजें थोड़े होती है दुनिया में। तो ये हिंदुजा का ये सारा कुछ मामला है। और फिल्मों के जो मुंबई के लगभग सारे लोगों से मेरी मुलाकातें, कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मेरी अक्सर मुलाकातें हुई हैं, मीरा नायर से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो कैन फिल्म फेस्टिवल में जाते भी रहते हैं, वहां भी मेरी मुलाकातें होती हैं। ये सब बड़े एक्टर्स हैं। पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनसे डायलॉग बना रहे। यशपाल शर्मा के बगैर एक जमाने में कोई बॉलीवुड की फिल्म बनती ही नहीं थी। यशपाल ने इस समय एक दादा लक्ष्मी करके अपने 5 साल की मेहनत लगाकर एक फिल्म बनाई है। तो जो भी सिनेमा की दुनिया में मुंबई में अच्छा काम होता है, मैं उसके साथ खड़ा दिखाई देता हूं। लेकिन दुख ये है कि मुंबई में 95% कूड़ा कचरा बनता है। अनुराग कश्यप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अनुराग कश्यप से भी बातें होती रहती हैं। इसके बावजूद उनकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं, अनुराग कश्यप की। और अनुराग कश्यप के बारे में मैंने लिखा था कि सत्यजीत रे के बाद यदि किसी इंडियन फिल्म मेकर को इटली, फ्रांस, जर्मनी में स्टारडम हासिल है, स्टारडम शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अनुराग कश्यप, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग और मार्केटिंग की है। तो मुंबई के बहुत सारे लोगों से। और अच्छा, मुंबई में आप देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं कंसल्टेंट था। इस समय भी मैं एनएसडी के लिए किताब लिख रहा हूँ और उनकी मैगजीन का मैं एडिटर हुआ, रंग प्रसंग का। तो एनएसडी के जितने पास आउट मुंबई में हैं, लगभग 300 एक्टर्स एक्ट्रेसेस मुंबई में जो कि अच्छा काम कर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, उन सबसे मेरा संबंध बहुत अच्छा। अच्छा अजीत जी, अब ऐसा है कि जिस तरीके से समय की थोड़ी किल्लत है और इतनी ढेर सारी बातें करी और ऐसी अजीब बातें जो कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते, अविश्वसनीय है। बहुत मजा आया। और ये कुछ पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में जितने भी लोग फैले हुए हैं
जो हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे पहली बार ये इस किस्म की बातें, इतनी बोल्ड बातें जो आपने खूबसूरत बातें बताई। चलते चलते आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम इस शो को खत्म करें? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक अजीबोगरीब देश है। देखिए, यूरोप में यदि आप में टैलेंट है तो यूरोप का सपोर्ट सिस्टम बहुत पावरफुल है। अमेरिका का भी है, बाकी देशों का भी है। जो भी डेवलप कंट्री हैं, वहां आर्ट एंड कल्चर के लिए जो सोसाइटी का इकोसिस्टम है वो बहुत पावरफुल है। जैसे मान लीजिए लंदन में जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में, वो हर साल मुझे बुलाते हैं। और संजय रॉय मेरे अच्छे दोस्त हैं। अभी मैं महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड की जूरी में उन्होंने शामिल किया। तो जो भी देश और दुनिया में बेस्ट टैलेंट है उसको साथ लेकर बाहर की दुनिया के लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, भाई भतीजावाद, पक्षपात और कुछ बहुत दुखी करने वाली चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कभी अपने इंडिया ने गवर्नमेंट के लेवल पर कभी अपने सॉफ्ट पावर को इंडियन डिप्लोमेसी का माध्यम नहीं बनाया। हमारे बहुत कुछ हमारा देश कर सकता है, लेकिन सिनेमा हमारी सरकार की प्रायोरिटी में नहीं। और हमारी सरकार में दुर्भाग्य ये है, इट्स ए बैड लक, और ये अनफॉर्चुनेटली है कि हिंदुस्तान में जितने भी कल्चर, सिनेमा और लिटरेरी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो की पोस्ट है, पावर में जो लोग हैं, उनको उस विषय में कुछ नहीं आता। They don't know even ABC of cinema, culture, literature, theater, anything, but they are ruling the culture of India. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अभी सेक्रेटरी कल्चर राघवेंद्र सिंह को तो फिर भी कुछ आता है। सेक्रेटरी कल्चर, आप सोचिए कि कोई IAS अफसर रिटायरमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल बाद उनको घर से वापस बुलाकर सेक्रेटरी बनाया, सेक्रेटरी कल्चर बनाया। तो एक हमारे यहाँ ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने तो ये बात मिनिस्टर से वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस में, जब यूनाइटेड नेशन में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था 2007 में, तब भी मैंने ये बात उठाई थी। लेकिन हमारे देश के नौजवानों का टैलेंट बहुत बड़ा है। और यूनिफेस्ट इसका एक तो यूनिफेस्ट तो एक झलकी भर था कि देश में, हमारे देश में यूनिफेस्ट जैसे सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ वेंचर होने चाहिए जो कि उन टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे एटलीस्ट। और जैसे आपको मैंने देखा, आपके यहाँ आपका जो कमरा होता था यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में, वो एक कैथारसिस सेंटर होता था। बहुत सारे लोग गुस्से में रोते हुए, तमतमाते, ये सब, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, और आप उनको बिठाकर मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते थे और बताते थे, और वो शांत होकर चले जाते। तो अब ये नौजवान कहाँ जाएं? आप देखिए, यूनिफेस्ट हमारे यहाँ नहीं होता तो हमारी यंग जनरेशन या तो एक्सट्रीमिस्ट हो गई होती या ड्रग एडिक्ट हो गई होती। चूंकि यूनिफेस्ट के बड़े नेटवर्क ने हमारी यंग जनरेशन के माइंड को एक क्रिएटिव टारगेट दिया, एक क्रिएटिव पर्पस दे दिया। ये क्रिएटिव पर्पस इस समय इस देश से गायब होता जा रहा है, और हम एक ऐसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं जो केवल रोबो जनरेशन है, जो केवल एक टेक्नोलॉजी जानती है, केवल एक स्किल जानती है। जैसे महाभारत में द्रोण ने पांडवों और कौरवों को हथियार चलाना सिखाया, लेकिन उनको जीवन मूल्य नहीं पढ़ाया। नहीं तो द्रौपदी के चीरहरण के समय सब उसका विरोध करते। क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि उन्होंने जीवन मूल्य, वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं सीखा, वो केवल हथियार चलाना सीखा। उसी तरह आज हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, यूनिफेस्ट तो उसका एक ऑक्सीजन था जिसने एक पूरे देश के यंग जनरेशन को, इस देश की 500 यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजों को एक धागे में पिरोया। एक वो बहुत बड़ी चीज घटित हुई। और वो कैसे घटित हो गई? वो क्या सोचते हैं आप, वाइस चांसलर और मिनिस्टर से घटित हुई? नहीं, वो उस तरह के पैशन वाले लोगों को आपने चुना। आपने हर यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे लोगों को चुना जिनको किसी को जूरी में शामिल किया, किसी को एडवाइजरी बोर्ड में ले आए आप, किसी को। तो ऐसा कुछ हो जाए इस देश में। उसी तरह सिनेमा का है, हमारा नेशनल अवार्ड है। मैं अभी भी कहता हूं कि फिल्म का नेशनल अवार्ड बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट और अच्छे लोगों को मिलता है। लेकिन हमारा गोवा का फिल्म फेस्टिवल, ये 52nd ईयर्स था। 52nd ईयर गोवा फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसमें हमारी वर्ल्ड में कोई औकात ही नहीं है। हमें पैसे देने पड़ते हैं फिल्में लाने के लिए, तो उस पर सरकार 50 करोड़ खर्च करती है।
कान फिल्म फेस्टिवल में दुनिया का हर बड़ा फिल्मकार खुद जाना चाहता है। 74 साल हुए हैं ना, वेनिस 36 में शुरू हुआ, बर्लिन अभी 61वां या 62वां साल है। तो उसी तरह टोरंटो वाले पंजाबियों ने और बाकी ने मिलकर इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल शुरू कर दिया। साउथ कोरिया बुसान ने शुरू कर दिया। तो हमारे पास एक ऐसी, मैंने एक तो दुख की बात यह है कि हर जगह टैलेंट की कोई कद्र नहीं होती ऑफिशियल लेवल पर हमारे देश में। दूसरी जो सच्चाई, जैसे मुझे कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दे सकता है, लंदन में मुझे बुलाया जा सकता है, हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं भाषण दे सकता हूं, लेकिन यहाँ जब तक सरकारी बाबू आपका पक्ष में नहीं हो, सरकारी ऑफिसर आपके गुडविल में नहीं हो, तो आप कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी चीज हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में ये हुई है कि विदाउट द गवर्नमेंट द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडियन पीपुल इज अमेजिंग। आप देखिए कि जो भारतीयों की उद्यमिता है, जो अपने से ईमानदारी से काम करने की जो चीज, इसीलिए तो बिजनेस में हम बहुत आगे जा रहे हैं, इसीलिए हम आईटी इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं, इसीलिए हम बहुत सारे फील्ड में जा रहे हैं। लेकिन कल्चर में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मेरा कहना है कि बेस्ट टैलेंट ऑफ इंडियन यूथ अभी इससे थोड़ा दूर है। उसी तरह सिनेमा हमारा इसलिए नहीं बड़ा बन पा रहा है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो फिल्म मेकिंग में नहीं है। लेकिन आने वाले 4-5 सालों में, 10 सालों में वो सब आएंगे, और जिस दिन हिंदुस्तान का बेस्ट टैलेंट कल्चर की सॉफ्ट पावर को समझ लेगा, उस दिन हम रियल में विश्व गुरु हो जाएंगे। अभी तो केवल नाम में और स्लोगन्स में हम विश्व गुरु कहते हैं खुद को। तो ये मुझे कहना है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पहली बार ब्रेक दिया 95 में, जब मुझे कोई नहीं जानता था, और आपने जूरी में मुझे नॉर्थ जोन में और ईस्ट जोन में भेजा, और यूनिफेस्ट की ताकत को मैंने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत राय जी, जो कि एक बड़े सिनेमा एंड थिएटर क्रिटिक रहे, आज के बोलते आईने के इस प्रोग्राम में आए। हम सब बोलते आईने के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको हाथ जोड़ के करबद्ध आपको बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया आपके टाइम के लिए। और दोस्तों, एक बार फिर से अगली कड़ी में हम एक नई शख्सियत के साथ फिर से मिलेंगे बोलते आईने में। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते